बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 हम शुरू कर रहे हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड। आज हम डिस्कस करेंगे वर्क को। वर्क वाला टॉपिक लॉन्ग के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। वर्क की पहले हमने डेफिनेशन लिखी है कि वर्क क्या है। वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क बेसिकली एक सिंपल डेफिनेशन के लिहाज से इस तरह है कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर जाए। जिस वक्त वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो उसको हम वर्क कहेंगे। तो उसके साथ हमने लिखा है कि कंसीडर अ ब्लॉक। हमारे पास एक ब्लॉक मौजूद था, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से ये ब्लॉक यहां से चल के यहां पे पहुंच गया। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन थी। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस तय किया उस ऑब्जेक्ट ने, तो हम इसको वर्क कहेंगे। उसके साथ साथ हमने लिखा है W इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम वर्क कहेंगे। सिंपल और सादा डेफिनेशन ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए, फोर्स की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर जाए तो उसको हम वर्क के मीनिंग में लेते हैं। अब वर्क के लिहाज से, फार्मूले के लिहाज से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल वे से हमने इस टॉपिक को मेंशन किया है। तो हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। अगर ये टर्म हमारी जीरो हो जाए तो फिर क्या होगा। मतलब कहने ये है कि अगर आप फोर्स अप्लाई करें, फोर्स तो आप अप्लाई कर रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं कर रहा, अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। जैसे कि एक पर्सन दीवार के ऊपर जोर लगाए, फोर्स अप्लाई करे, दीवार अपने पॉइंट के ऊपर अपनी जगह पे मौजूद रहे, अपनी पोजीशन तब्दील ना करे, तो हम कहेंगे हमारा जो वर्क है वो जीरो है। सेम इसी तरह फोर्स इज जीरो। अगर फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो से मुराद उसका रिजल्टिंग फोर्स जीरो हो, उसकी नेट फोर्स जीरो हो, लेकिन ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का जो वर्क है वो क्या है जी, जीरो है। जैसे कि हम इसकी एग्जांपल देते हैं, पैराशूट, रोप पर जिस वक्त जंप करता है, पैराशूट जैसा ही ओपन करता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आता है। जिस वक्त यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ आता है तो हम कहते हैं उसका रिजल्टिंग फोर्स, जो उसकी नेट फोर्स है वो जीरो है। जिस वक्त नेट फोर्स जीरो है तो सिंपल हम यूं कहेंगे उसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो जीरो है। तो उसके साथ साथ हम यूं कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो तय कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसका जो वर्क होगा वो जीरो होगा। उसके साथ हमने लिखा है रिजॉल्विंग द फोर्स। यहां पे हमारे पास फोर्स अप्लाई की, फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया। अब हमने फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दी। फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। जिस वक्त हम फोर्स डायगोनल फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे। हम उसको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अंदर ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास एक कंपोनेंट बन जाएगा Fx और दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा Fy। अब हमारा ऑब्जेक्ट यहां से फोर्स अप्लाई की, जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ, घिसड़ता हुआ यहां तक पहुंच गया। अब हमने ये देखना है कि हमारा ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां तक तो पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन यूं थी। अब हमारे पास एक ऐसा कंपोनेंट उठाएं जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के अंदर मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट की सीमत में हो, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री हो। तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट Fx वाला कंपोनेंट और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों की डायरेक्शन सेम है। हम ये वाला कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे बल्कि हम ये वाला कंपोनेंट यूज करेंगे, क्योंकि यहां पे F और S की डायरेक्शन सेम है, यहां पे Fx और S की डायरेक्शन सेम है। तो हम लिखेंगे W इज इक्वल टू Fxs। तो हमारे पास Fx किस चीज के बराबर होता है, Fx इज इक्वल टू F cos थीटा और Fy बराबर होता है F sin थीटा। ये वाले हमारे पास कंपोनेंट हैं। Fx इज इक्वल टू F sin थीटा, सेम इसी तरह Fy इज इक्वल टू Fx इज इक्वल टू F cos थीटा और Fy इज इक्वल टू F sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट हम यूज करेंगे। W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू S, W इज इक्वल टू Fs cos थीटा। अब इसके अंदर एंगल इन्वॉल्व हो गया है।
जिस वक्त एंगल इन्वॉल्व हो गया तो हम एंगल के लिहाज से डिस्कस करेंगे। यहां पे एंगल नहीं था, हमने एफ को भी डिस्कस किया, एस को भी डिस्कस किया, डिस्टेंस को भी डिस्कस किया, फोर्स को भी डिस्कस किया। अब हम एंगल को डिस्कस करेंगे। तो अगर हमारे पास एंगल 0 डिग्री हो, W इज इक्वल टू एफ एस cos 0 डिग्री, जिस वक्त एंगल 0 डिग्री होगा तो हमारा जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। जैसे यहां पे हमने फोर्स लगाई, फोर्स की डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस किया, वर्क हमारा मैक्सिमम। एंगल 0 डिग्री पे दोनों जो होंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल होंगे, पैरेलल की वजह से हमारा जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो, जिस वक्त थीटा 90 डिग्री होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, ये हमारी फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जिस वक्त एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा तो उस वक्त हमारा वर्क मिनिमम होगा, यानी कि हमारा वर्क 0 होगा। इसको हम एग्जांपल के जरिए ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा है जिस वक्त एंगल 90 डिग्री होगा तो वर्क 0 होगा। इसके हमने एक एग्जांपल दी है कि हमारे पास एक बकेट है, बाल्टी है और एक पर्सन है उसको उठाया हुआ है और उठा के ले जा रहा है। जो हाथ है उसकी फोर्स लगा रहा है, बाल्टी के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, ये फोर्स की डायरेक्शन है। बाल्टी जो बकेट आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो 0 होगा। हमने यहाँ पे जो फोर्स देखनी है, हमने अपने बाजू की फोर्स देखनी है जिसने बाल्टी को, बकेट को ऊपर की तरफ उठाया हुआ है। जिस वक्त एंगल दोनों के दरमियान 90 डिग्री है तो यहाँ पे वर्क 0 होगा। अगर हम फोर्स की डायरेक्शन देखें, फोर्स जो पांव है अगर उसकी फोर्स देखें तो उसकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वहां पे कुछ और फिनोमिना होगा। हमने जो फोर्स देखनी है अपने बाजू की देखनी है, हाथ की देखनी है, वो अपवर्ड लग रही है और बाल्टी आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही है। इस वक्त यहाँ पे जो वर्क होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, एंगल 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे वर्क 0 डिग्री होगा। क्लास 9th न्यू बुक के ऊपर यहाँ बकेट की जगह उन्होंने बैग इस्तेमाल किया है, बैग का लफ्ज यूज किया है कि बैग उठाए हुए पर्सन है, वो मूव कर रहा है, वहां पे वर्क क्या होगा, वहां पे वर्क 0 होगा, सेम फिनोमिना होगा। अब फोर्स क्या चीज है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क एंड एनर्जी एज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये एक डॉट प्रोडक्ट है, हम डॉट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, हम सिंपल ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो वर्क होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी एज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके साथ साथ हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द वर्क डन बाय द ग्राफ हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस है, वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स है। जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे हमारा डिस्टेंस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स के जरिए हमने स्लोप ड्रा की। जिस वक्त स्लोप ड्रा की तो ये वाला पॉइंट दोनों को हमने आपस में मिला लिया। ये दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा, फोर्स और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होगा वो वर्क डन के इक्वल होगा। ये जो शेडेड एरिया है, जो शेडेड एरिया होगा वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पे जो हमारी फोर्स होगी वो यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट तरीके से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। यानी कि जो हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो लिंक होगा एक यूनिफॉर्म लिंक होगा। उसके साथ हम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क का यूनिट क्या है। वर्क का ऐसा यूनिट जूल होता है, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है। इसको हम न्यूटन मीटर में एक्सप्लेन नहीं करते, ना ही न्यूटन मीटर में इसको हम मेजर करते, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आर्म नहीं है यहाँ पे, बल्कि क्या एक एनर्जी है, हमने एनर्जी की फॉर्म में इसको मेजर करना है। इसका यूनिट हम जूल इस्तेमाल करते हैं। इसका फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस या डिस्प्लेस का यूनिट मीटर। अब 1 जूल की डेफिनेशन क्या होगी? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन। हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करें, फोर्स 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें। जिस वक्त 1 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करें, 1 न्यूटन की फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करे, ऑब्जेक्ट फासला तय करे 1 मीटर का। 1 न्यूटन की फोर्स हो, 1 न्यूटन की फोर्स से ऑब्जेक्ट 1 मीटर का फासला तय करे तो उसको हम वर्क को 1 जूल कहेंगे। उसकी एनर्जी को हम 1 जूल कंसीडर करेंगे कि उसकी एनर्जी 1 जूल होगी। डेफिनेशन रीड करते हैं। 1 joule work is done when a force of 1 Newton acting on a body moves it through a distance of 1 meter in its own direction। उसी डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, 1 न्यूटन की वजह से 1 मीटर का जब फासला तय करेगा तो उसका जो वर्क होगा 1 जूल होगा। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर।
इसके बिगर यूनिट हो सकते हैं 1 किलो जूल 10⁻³ जूल होगा, 1 मेगा जूल 10⁻6 जूल होगा, 1 गीगा जूल 10⁻9 जूल होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ जुड़ रहिए। अल्लाह हाफिज।